हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता 48 घंटों से मुल्क के 3 सूबों बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शदीद बारिशें हो रही हैं। एक अनटाइमली ये वेदर पैटर्न है जिसकी वजह से अभी जो है NDMA की कुछ देर पहले नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो प्रेस रिलीज़ आई है उसके मुताबिक 39 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, 135 ज़ख्मी हैं, 80 घर गिर चुके हैं और उसके अलावा जो फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, खड़ी फसलों को, वो भी बहुत ज़्यादा है। ये पैटर्न बलूचिस्तान में तो 5 दिन से मौजूद था। वहाँ हिंदू यात्री भी फंसे थे जिनको बाद में रेस्क्यू भी किया गया। हमारे साथ मेट ऑफिस के जो सरबराह हैं मोहम्मद हनीफ साहब मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। वालेकुम सलाम बशीर भाई। हनीफ भाई बताइए कि ये बारिशें यकायक कैसे आईं, क्या है, क्या आपके पास कोई थी पेशिंग हुई ऐसी? देखिए बिल्कुल फोरकास्ट तो मेट ऑफिस की थी, लेकिन ये गैर मामूली बारिशें हैं, खिलाफ मामूल हैं, एबनॉर्मल वेदर सिस्टम है। लास्ट वीक आपने सुना होगा कि ईरान में काफ़ी तबाही फैली थी, सैलाब आए थे। ये उन्हीं बारिशों की एक्सटेंशन है। ईरान से होती हुई ये बलूचिस्तान में दाखिल हुई और बलूचिस्तान के बाद अब ये पाकिस्तान के दीगर इलाकों तक फैल चुकी है। अच्छा हनीफ साहब, कब तक ये वेदर सिस्टम चलने का इम्कान है? अगले 24 घंटे, 48 घंटे, कितने देर? देखिए अभी मजीद 24 या 36 घंटे बाकी हैं। वैसे अब इसकी शिद्दत काफ़ी कम हो चुकी है क्योंकि इसका ज़्यादा फोकस था बलूचिस्तान के तमाम इलाके जहाँ काफ़ी तबाही फैलाई इस स्पेल ने, और अब इस वक्त ये फाटा के इलाकों में अपनी फुल के इंटेंसिटी के साथ मौजूद है। अच्छा हनीफ साहब, क्या ये कहना दुरुस्त होगा, जैसे आपने भी और अभी मुबशर आपने भी अपनी इंट्रो में यही कहा कि ये गैर मुतवक्को थी, ये अनएक्सपेक्टेड थी, एक अबनॉर्मल वेदर पैटर्न है। पिछले सालों में हमने इस तरह के बहुत एबनॉर्मल वेदर पैटर्न देखे हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो पेशावर में विंड स्टॉर्म्स आए हैं, टोर्नेडो किस्म के, और मुल्क में, पूरे मुल्क में भी आप देखें तो अनएक्सपेक्टेड रेन्स। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ये शायद ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और वेदर पैटर्न्स की तब्दीली का एक हिस्सा है? बिल्कुल ये उसी का हिस्सा है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, लेकिन दुनिया के मौसमों में और पाकिस्तान के मौसमों में कुछ फ़र्क है जी। दुनिया की जो क्लाइमेट है या जो मौसम चेंज होते हैं वो ग्रेजुअली चेंज होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये जो चेंज आपने देखी है पिछले 5-6 सालों में, ये बहुत रैपिड है। उसकी वजह यह है कि यहाँ के लोकल फैक्टर हैं। लोकल फैक्टर में आप देख सकते हैं कि जंगलात का कटाव है, आबादी में बेपनाह इजाफा, अर्बनाइजेशन, फ़ज़ाई और ज़मीनी आलूदगी, ये 3-4 लोकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये तब्दीली बहुत तेज़ी से देखेगी पिछले 5-6 सालों में। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पिछले चंद सालों में जो भी मौसम हो, चाहे गर्मी का हो, मौसम बहार हो या विंटर सीजन हो, तो जाते जाते कोई ना कोई इस किस्म का एक्सट्रीम इवेंट जैसी अफसोसनाक स्टोरी दे जाता है। हनीफ साहब, सबसे पहले अगर हम सूबा वाइज ही डिस्कस कर ले, सबसे पहले बलूचिस्तान में आया, आपने ख़ुद भी बताया वहाँ पहले तबाही हुई, कितनी बारिश हुई वहाँ पे? वहाँ हमने देखा भी कि तुग़यानी भी आई है, दरमियाने दर्जे का सैलाब भी है। देखिए बलूचिस्तान की आपने बात की तो पाकिस्तान की क्लाइमेट देखी जाए कि इस महीने में बलूचिस्तान में जो रेनफॉल है वो 5 से 10 मिलीमीटर रेनफॉल होती है एक महीनों में, 30 दिनों में। तो 3 दिनों में जो बलूचिस्तान में बारिश हुई है वो तकरीबन 4 इंच तक हो चुकी है। 80 से 100 मिलीमीटर बाद इलाकों में हैवी रेनफॉल हुई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फ्लैश फ्लडिंग हुई बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में और सबसे ज़्यादा सिब्बी डिवीज़न मुतासर हुआ है इस हैवी स्पेल के दौरान। लेकिन बलूचिस्तान में ज़्यादा फसलें नहीं हैं। नसीराबाद के बाद इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा, बाकी बलूचिस्तान के 90% इलाके तो खुश्क हैं। लेकिन अभी आपने अपनी फुटेज में दिखाया कि अब सैलाबी रेलों की शिद्दत का अंदाज़ा लगा लें कि कितनी तबाही फैलाई है इन्होंने। बिल्कुल। और अब जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कल भी, आज भी, पेशावर में जिस तरह की वो हुई, और तो और कराची में भी जैसा हुआ था, डस्ट स्टॉर्म आया था और हमने वो तबाही देखी, तो ये ओवरऑल पैटर्न जो है ये अब क्या रुक जाएगा और गोइंग फॉरवर्ड नहीं है, या उसकी भी पेशिंग गोई है कि हफ्ते 10 दिन बाद कोई दोबारा भी ऐसा हो सकता है? नहीं, ये इस सीजन का सबसे एक्टिव और कह सकते हैं कि इस सीजन का सबसे कह सकते हैं कि लास्ट स्पेल था। बलूचिस्तान में इस वक्त 90% इलाकों में मौसम साफ हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान के बाज़ नदी नालों में इस वक्त भी तुग़यानी है। कल धूप होगी और बाज़ इलाकों में तुग़यानी भी होगी।
बाकी सिंध में अब मौसम साफ हो चुका है, तो जनूबी पंजाब में तो कह सकते हैं कि कल सुबह अच्छी धूप होगी, लेकिन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खसूसन फाटा में आज रात हैवी रेनफॉल होगी। तो अगले 24 घंटों में इसका ज्यादा फोकस होगा पाकिस्तान के बालाई इलाके, जिसमें पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, और कल ये मूव करेगा लाहौर की जानिब। मैं ये जानना चाह रहा हूँ हनीफ साहब के गर्मी पहाड़ों पे जो बर्फ़, उसकी रोशनी में ये बताइए कि जुलाई अगस्त में जो मानसून आएगा पाकिस्तान में, उसकी तस्वीर क्या बनेगी? देखिए वसतुल्लाह भाई, ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि जब हैवी स्नोफॉल आती है तो उसके नतीजे में फ्लड्स भी आते हैं, लेकिन अभी कुछ और इंडिकेटर है। हम मई जून में टेम्परेचर के ट्रेंड को देखेंगे कि मई जून में टेम्परेचर का ट्रेंड पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में कैसा होगा। वो ज़्यादा हुआ और स्नोफॉल पहले ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर तो फ्लड का खदशा होगा। लेकिन इस स्नोफॉल को देखते हुए ये कह सकते हैं कि मई जून में जब स्नो टेम्परेचर में इजाफा होगा तो स्नो मेल्ट फ्लडिंग होगी। स्नो मेल्ट फ्लडिंग होती है खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, और कश्मीर के जो मकामी रिवर हैं उनमें होती है, और उसका बहुत ज़्यादा खर्च है। मैं बस एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जाहिर है आपने वार्निंग NDMA तक भी पहुंचाई होगी, और कितना पहले आपको पता लग जाता है कि ऐसा कोई स्पेल आने वाला है? 5 डेज तक तो नॉर्मली पहले पता चल जाता है, लेकिन मेट ऑफिस के जो लोग हैं उन्हें हम लोगों को 7 दिन तक पहले पता होता है, लेकिन 2 दिन हम मार्जिन रखते हैं। 5 दिन पहले, 3 से 5 दिन पहले हम बाकायदा NDMA को, PDMAs को बता देते हैं, और ये हमारी जो इंफॉर्मेशन थी, फोरकास्ट थी, आज से 3 दिन पहले बाकायदा मेट ऑफिस ने तमाम मुतल्लिका इदारों को, खसूसन बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी, NDMA को भी बताया था। ये इंफॉर्मेशन इस वक्त मेट ऑफिस की वेबसाइट पे मौजूद है कि कब और किस डेट को दी गई। अच्छा हनीफ साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि अगर हम सिर्फ ज़रात की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नुक्ते नज़र से देखें, तो ज़रात तो तकरीबन कम्प्लीटली डिपेंडेंट है मौसम पर। ज़ाहिर है कि पानी की फरामी भी एक बहुत बड़ा इशू है एंड सो ऑन। पहले एक वक्त था कि आप टाइम कर सकते थे कि जी इस वक्त पर हमें पता है कि मानसून ने आना है, और इस वक्त पर हमें पता है कि यहाँ पे धूप पड़नी है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, कि गंदम पके एंड सो ऑन। किस हद तक मानसून का पैटर्न ही तब्दील हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले सालों से कि आगे होते जा रहा है। सर्दी भी जब पड़ती है तो सर्दी भी आगे पड़ती है और बहुत शदीद पड़ती है। तो इसको जाहिर है कि कोई हमारे पास कंप्लीट मॉडल तो नहीं है कि हम मौसम को प्रिडिक्ट कर सकें। अनसर्टेनिटी का फैक्टर कितना बढ़ेगा आने वाले सालों में? देखें, ये हर साल इसकी गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा होगा। बाकी आपने मौसमों के या क्लाइमेट के में तब्दीली के हवाले से बात की, तो जो मेट ऑफिस के पास डाटा है, एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं कि आज से 20-25 साल पहले जो मौसम सरमा था, गर्मियों का मौसम था, औसतन पाकिस्तान में 150 दिन का होता था। अब ये एक्सटेंड होके कह सकते हैं कि 175 डेज पे चला गया। तो इस रेशो को देखें तो हर साल पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम में 1 दिन का इजाफा होता है। लेकिन ये 1 दिन का इजाफा किस मौसम से मिलता है? विंटर सीजन में हर साल आधे दिन की कमी, और इसी हवाले से जो स्प्रिंग सीजन है उसमें भी हर साल आधे दिन की कमी होती है। और पाकिस्तान दुनिया के उन 22 ममालिक में शामिल है, 200 में से सिर्फ 22 ममालिक में शामिल है जब मौसम बहार होता है। मौसम बहार आज से कोई 20-25 साल पहले 40 डेज 45 डेज का होता था पाकिस्तान में, जो अब महदूद हो के कह सकते हैं कि 2 वीक तक रह गए। और ये ट्रेंड रहा तो मुझे लगता है अल्लाह ना करे कि आफ्टर 1 डेकेड और 2 डेकेड हम अपने बच्चों को बताएंगे कि एक मौसम बहार होता था। तो बाकी यह कि पाकिस्तान के मौसमों में जो गैर मामूली तब्दीलियाँ हैं, इसके लिए अब गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर को, हम सबको अब इस पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन और हर साल इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। अच्छा, खासा इस बात पे हो रहा है, जाहिर है आपकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स तो हुई होंगी ज़राअत के हवाले से कि कितना नुकसान हुआ है। प्री मैच्योर होगा शायद क्योंकि बारिशें चल रही हैं, लेकिन लोग बहुत कंसर्न हैं कि इससे बहुत कंसिडरेबल यानी खासा नुकसान हो सकता है जो खड़ी फसलें हुई हैं, क्योंकि बहुत से इलाकों में शदीद किस्म की जालाबारी भी हुई है। हेलो जी हनीफ साहब, देखें, आज से 2 वीक या 10 दिन पहले तक तो हम बहुत खुश थे कि इस साल पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप होगी, गन्नम की फसल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पिछले जो 2-3 माह में अच्छी रेनफॉल होगी, उसकी वजह से बहुत अच्छी
हालत में थी गंदम की फसल। सूबा सिंध के लोग लकी हैं कि उन्होंने वक्त से पहले अपने वक्त पे गंदम की कटाई कंप्लीट कर ली, लेकिन जनूबी पंजाब, पंजाब के बालाई इलाकों में, खित्ता पोटोहार में, वादी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में अभी गंदम की कटाई होना बाकी थी। तो अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है जनूबी पंजाब में, पंजाब के वस्ती इलाकों में, जिसमें फैसलाबाद जंग के इलाके शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाकों में आज बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसमें DI खान के इलाके शामिल हैं। बाकी थल के इलाकों में चने की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसमें लिया, भखर, कोटद्दू के इलाके शामिल हैं। तो फसलों के लिए ये इंतहाई नुकसान भी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ साहब। अब यार मैं थोड़ा सा आपको जो अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कह रहे हैं मोहम्मद हनीफ साहब कि अभी जाहिर है कि पूरी जो डैमेज है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है। बलोचिस्तान से जो खबरें आ रही हैं कि पहले जो सैलाब आए थे, फ्लैश फ्लड्स आए थे, उसमें टमाटर की फसल बहुत मुतासिर हुई है, पूरी खेत उड़ गए हैं, और अब ये तूफ़ानी हवा और बारिश की वजह से जो गंदम की भी फसल है वो भी उसको भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसका पूरे मुल्क पर इम्पैक्ट थोड़ा सा कम है। जाहिर है कि जिनके खेत डूबे हैं, तबाह हुए हैं, उनके दर्द को तो हम नहीं समझ सकते। जो मेजर जो इफेक्ट पड़ेगा वो आएगा कि पंजाब की और जनूबी पंजाब की फसल पर कितना असर पड़ा है। अब यार काश्तकार भी जाए तो कहाँ जाए? ये दुनिया का सबसे बड़ा जुआ होता है फसल लगाना। जैसे अभी हनीफ साहब कह रहे थे कि जी एक हफ्ता पहले तो सब बड़े खुश थे कि जी बम्पर क्रॉप आएगी और इतनी पैदावार होएगी, और फिर एकदम से बादल आते हैं, एकदम से हवा चलती है और गंदम लेट जाती है, जिसको टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं लॉजिंग। ठीक है, अब एक दफ़ा लेटी हुई गंदम है, उसके ऊपर बारिश हो गई, तो फिर आप समझें कि क्या असर पड़ेगा। एक 20-25% का चांस है कि अगर दोबारा धूप निकलती है वो गंदम सूखती है, कुछ लॉजिंग शायद रिवर्स हो जाए, लेकिन फिर भी 40 से 50% का नुकसान होगा ही होगा। अब आप देखें कि यार किसान की भी क्या किस्मत है। बम्पर क्रॉप आता है तो प्राइस नीचे चली जाती है, क्योंकि बम्पर क्रॉप है। जब फसल कम होती है या पैदावार कम होती है, प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन आपका उसको कोई इतना फायदा नहीं होता, क्योंकि आपकी फसल ही कम हुई है। ठीक है, बिल्कुल सिंध के काश्तकारों की खुशकिस्मती है कि क्योंकि वहाँ पर फसल पहले आती है, फिर पंजाब में आती है ना, तो वहाँ पर कटाई हो गई है, लेकिन सपोर्ट प्राइस आपको अच्छी नहीं मिल रही, प्रोक्योरमेंट कम हो रही है, क्योंकि जो एजेंट बैठे होते हैं सर, जो आड़ती बैठे होते हैं, जो मिल वाले बैठे होते हैं, वो कोई उल्लू नहीं है। उनको पता है कि गेम कैसे खेली जाती है, और ये गेम हर साल पिछले 70 सालों से, उससे भी पहले खेली जा रही है। अब हम आते हैं क्लाइमेट चेंज की जानिब, और यहाँ पर एक और बड़ा मसला आ गया है कि पहले यू कुड सेट योर क्लॉक बाय इट। ये यहाँ इस माह में काश्त होगी, इस माह में उगेगी या पकेगी, और फिर इसकी हार्वेस्टिंग होगी। अब वो आपकी क्लॉक घूम गई, तो आपने क्या करना है? कुछ किया भी जा सकता है, इस पर मजीद बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस। वेलकम बैक। अच्छा, अब जाहिर है कि सब लोग यही कि जब इस तरह की तबाही आती है, सब लोग यही कहते हैं कि जी पहले वार्निंग मिलनी चाहिए थी, पहली वार्निंग मिलनी चाहिए थी। ठीक है, बिल्कुल, फ़र्ज़ करो कि मिल जाती, हफ्ता पहले मिल जाती वार्निंग कि जी एक तूफ़ान आने वाले हैं, तो काश्तकार ने क्या करना था? कि कोई शेड तो नहीं बना सकते ना आप पूरे खेत के ऊपर। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टॉप इट। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में ये मसला है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं, और पाकिस्तान इज़ इन द टॉप मोस्ट वल्नरेबल जो क्लाइमेट चेंज से मुतासिर ममालिक हैं, उसकी फहरिस्त में टॉप पर है। तो किया क्या जाए? दो अल्फाज हैं जो हमेशा इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, अडेप्शन और मिटिगेशन, कि जी आप अपने क्रॉपिंग पैटर्न को अडेप्ट करें। अच्छा, वो कैसे? ठीक है, क्योंकि कोई 100 एकड़ की बात तो नहीं हो रही, पूरे मुल्क की बात हो रही है, और आपको पता है कि जब हमारी पॉलिसीज बनती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल होता है। तो पूरे मुल्क के लिए आप क्रॉपिंग पैटर्न कैसे चेंज करोगे? नंबर 1 क्वेश्चन कि अगर वीट को आपने पहले लगा, मेरा भी यही सवाल था, क्योंकि उन्होंने भी ये बात की, आपने भी की कि सिंध में जो है कटाई हो चुकी थी, तो क्या ये मुमकिन है कि बाकी सूबे सिंध के पैटर्न के मुताबिक वो कर लें? देखिए, अगेन
पहले वेदर पैटर्न स्टेबलाइज तो हो ना। हाँ। यहाँ पे तो हर साल वेदर पैटर्न तब्दील हो रहा है, लेकिन वो तो नहीं होगा ना, वो नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसके असरात क्या होते हैं, ये भी आप इस पर थोड़ा सा गौर कर लें। अब अल्लाह ना करे कि गंदम की फसल पर बहुत नुकसान पहुंचा हो, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो आपकी इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ता है? सिर्फ ये नहीं है कि जी रोटी की कीमत बढ़ेगी, नहीं, मतलब जीडीपी आपकी जो है, जीडीपी सर्विसेज सेक्टर के बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर इम्पैक्ट करता है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर जिस साल आपका नीचे गया तो समझ लें कि आपकी जीडीपी आधी वहाँ से गई, आधी गई। अच्छा, अब ये तो ऊपर वाली बातें हो गई ना जीडीपी। हाँ। ग्राउंड पर इफेक्ट क्या होता है? आपका जो किसान है, और मैं मतलब बड़े कॉर्पोरेट फार्मर्स की बात नहीं कर रहा, वो उनको कोई मसला नहीं है, वो अपनी फसल लगाता कैसे, वो बीज कैसे खरीदता है? कर्जे पे। वो खाद कैसे खरीदता है? कर्जे पे। वो अद्वियात कैसे खरीदता है? पेस्टिसाइड, जैसे अगर कपास की फसल हो उस पर तो स्प्रे करनी होती है, गंदम पे भी रस्ट की स्प्रे करनी होती है, एंटी फंगल, वो भी कर्जे पे। वो कर्जे चुकाता है फसल से। बिल्कुल। तो आपकी एक डेट ट्रैप शुरू हो गई, जो 1 साल 2 साल 10 साल में ख़त्म नहीं होगी, उसमें आप फंसते जाते हैं। फिर क्या होता है कि कोई हाउसिंग सोसाइटी वाले आ जाते हैं कि सर हमने यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनानी है। आप कहते हैं सर खुदा के लिए मेरी ज़मीन ले लें, और आप फिर माइग्रेट करते हैं किधर? शहरों की तरफ। तो एक पूरा एक डाउनवर्ड स्पाइरल का साइकिल शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, कि अगर गर्मी का पैटर्न चेंज हो गया, इसका मतलब है कि जो आपकी जो बीमारियां हैं और आपकी जो पेस्ट्स हैं उनका भी पैटर्न चेंज होता है। तो अगर आपने पहले कपास पे 3 स्प्रे करनी है, अब आपको 5 करनी होगी, मजीद कर्जा। तो ये है इसका पूरा मल्टीप्लायर इफेक्ट। अच्छा, अब 2 ही चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। फार्मर को 2 मेन प्रॉब्लम है कि एक तो क्रॉप की यील्ड कम हो, और एक फिर यील्ड रिस्क और प्राइस रिस्क की कीमत कम हो जाए। अच्छा, कीमत को आप कैसे स्टेबलाइज करते हो? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ, ठीक है, जो पाकिस्तान में किया जाता है। अगर आपकी औसत, आपकी पैदावारी गिर जाती है तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आपके पास सिर्फ क्रॉप इंश्योरेंस का ऑप्शन रहता है। और मैं कोई 30-35 सालों से क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में सुन रहा हूँ, कभी वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, आप इंडिया का एग्जाम्पल दे दें, वहाँ पर भी क्रॉप इंश्योरेंस फेलियर रही है मुस्तकिल सालों के लिए। क्यों? क्योंकि जो लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं वो मुंबई में बैठे हुए हैं, वो नई दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो ज़मीनों पर नहीं बैठे हुए। वो जो प्रीमियम लगाते हैं उन काश्तकारों पे जो पहले से ही मकरूज़ हैं, वो बंदा कहता है यार ये मैं कैसे दूँ? फिर पेमेंट मिलना, असेसमेंट, ये एक और मसला है। तो क्रॉप इंश्योरेंस बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इन थियोरी ऑन पेपर बहुत अच्छी लगती है, इन प्रैक्टिस वो हमेशा हमेशा फेल ही होती है। सो दिस इज़ द बेसिक डेंजर दैट यू आर फेसिंग, और ये कोई छोटा मसला नहीं है। लेकिन मुझे तो लगता है किसानों को एक दरख्वास्त लिखनी चाहिए जरताज गुल साहिबा को। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि खान साहब के आने के बाद देखें बारिशें कैसे हो रही हैं। पहले तो इस तरह की बेवकूफ़ी की बात किसी को करनी ही नहीं चाहिए, ये कुदरत का निज़ाम है और उसके साथ इस तरह का मजाक बनता नहीं है। और अब आप देखेंगे कि सब सारी आधी तोपों का रुख उनकी तरफ ही होगा, बेशक मतलब एक तंज़िया अंदाज में, लेकिन ये भी एक पॉइंट आएगा कि जी कुदरत के बारे में आप ऐसी बातें ना करें कि आप ये किसी इंसान की वजह से हुई है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, आगे तो महंगाई आ ही रही है, क्योंकि माशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, तो जाहिर है हम लोगों ने करना ही है महंगा चीज़ों को। तो अब ये जो अगर गंदम की फसल वही है कि अगले मेरे ख्याल है कि 2 हफ्ते के बाद ही आपको पता लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर 10% नुकसान भी हुआ है, इसका मतलब है कि कीमतें 50% तो बढ़ेंगी। जैसे कि अभी भी आप कहीं भी जाएं और कहें कि यार चीज़ें इतनी महंगी क्यों है, वो कहते हैं कि सर डॉलर की कीमत बढ़ गई है। तो उससे पूछा कि डॉलर की कीमत और भिंडी का क्या ताल्लुक है, वो आपको जवाब नहीं दे सकता। तो पॉइंट है कि ये भी एक और बहाना बन जाएगा कि आप मज़ीद पैसे चीज़ों की गंदम के मतलब वीट की और रोटी की कीमतें बढ़ाएं, और दोबारा लगनी किसकी है? आवाम की है। तो दिस इज़ बेसिकली और ये है कि इस वेदर को कंट्रोल करने के लिए जैसे उन्होंने कहा था कि भाई दरख्त लगाए, वो भी एक सिर्फ लोकल पैटर्न को ही कंट्रोल कर सकते हैं ना जी। अभी तो एक बहुत मुश्किल किस्म का ट्रांजिशनल पैटर्न चल रहा है, और ये वेदर है तो इसको तो स्टेबलाइज होने में, अगर स्टेबलाइज होता है कि 10-20 साल लगने हैं।
तो ये है, काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है। ऑल्टरनेट क्रॉपिंग की तरफ सोचना होगा, लेकिन मसला ये है कि गंदम का कोई मुतबादल भी नहीं है आपके पास। क्या खाओगे? कलौंजी की रोटी तो नहीं खाओगे ना। सही बात। तो ये मसला है। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर स्टोरी को फॉलो करेंगे, देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ है आने वाले दिनों में। वेलकम बैक। 6 फरवरी को अदालत उज़्मा की जानिब से फैज़ाबाद धरने के बारे में जो तफसीली फ़ैसला दिया गया, उसके ख़िलाफ़ गुज़िश्ता हफ्ते से यकायक नज़र सानी की पटिशन्स जो है वो दाखिल होनी शुरू हो गई। पहले तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है उसने पटिशन फ़ाइल की, जिसको रजिस्ट्रार साहब ने वापस किया और उन्होंने आज दोबारा उसको फ़ाइल किया है, ये कह कर के कि उसमें जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की बारे में बात की गई थी, वो चीज़ें निकाल दी गई हैं। सियासी जमातों में हुक्मरान जमात, उसके अलावा MQM और फिर शेख रशीद साहब की जो जमात है अवामी तहरीक, उसने भी जो है इसमें अपना फ़ाइल की पटिशन्स। मगर आज वज़ारत दिफ़ा भी इस सारे क़ज़िये में कूद पड़ी। आज वज़ारत दिफ़ा की जानिब से फ़ौज और ISI के बिहाफ़ पर एक नज़रसानी की पटिशन फ़ाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सदा की गई है कि इस फ़ैसले से, यानी फैज़ाबाद धरने के फ़ैसले से अफ़वाज पाकिस्तान के हौसले पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। उन्होंने कहा कि अदालती फ़ैसले में कहा गया कि वर्दी में मलबूस शख्स ने धरने के शुरका के दरमियान पैसे बाँटे। ये भी कहा गया कि अदालती फ़ैसले में आम इंतखाबात के शफ़ाफ़ होने से मुताल्लिक़ DG ISPR के बयान का हवाला दिया गया और जिससे अदालती फ़ैसले से ये तासुर उभरता है कि अफ़वाज पाकिस्तान अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं और ये बात बग़ैर किसी ठोस शवाहिद के की गई। उन्होंने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान ने अदालती फ़ैसले की रोशनी में मुलव्वस नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि IB, ISI, पुलिस और वज़ारत दिफ़ा ने फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक़ जवाबात जमा कराए और जमा कराए गए जवाबात में फैज़ाबाद धरने के बारे में फ़ौज के बिल वास्ता या बिला वास्ता मुलव्वस होने का जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा IB की रिपोर्ट में भी अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं की गई और उन्होंने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान और ISI पर लगाए गए इल्ज़ाम जो हैं इस फ़ैसले में वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि अदालती फ़ैसले में अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह को जो हिदायत दी गई है वो हिदायत गैर वाज़ेह और मुबहम है। ये हिदायत ये थी कि अगर कोई फ़ौजी अहलकार सियासत में मुलव्वस होता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अदालती फ़ैसले में अफ़वाज पाकिस्तान के किसी फ़र्द के मुलव्वस होने की निशानदही या शवाहिद नहीं दिए गए, वज़ारत दिफ़ा का ये कहना है। उन्होंने कहा अफ़वाज पाकिस्तान और ISI के ख़िलाफ़ दी गई अदालती ऑब्ज़र्वेशंस को हज़फ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस अदालती फ़ैसले से तासुर मिलता है कि ISI और फ़ौज फैज़ाबाद धरने में भी मुलव्वस थी और ये भी तासुर मिलता है कि अफ़वाज पाकिस्तान और ISPR इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लगाने आम इंतखाबात 2018 में भी मुलव्वस रहीं। ये भी फ़ैसले में एतराज़ किया गया है अदालती फ़ैसले का कि ISI और फ़ौज से मुताल्लिक़ मज़कूरा ऑब्ज़र्वेशंस की बुनियाद जो है वो अखबारी ख़बरें और मफरूज़े हैं और किसी सहाफ़ी या ख़बर के मुसन्निफ़ को बुलाकर इल्ज़ामात का जायज़ा नहीं लिया गया। तारीख़ और अदालती निज़ाम का मवाजना धरना के इस फ़ैसले को सपोर्ट नहीं करता, ये वज़ारत दिफ़ा का कहना है। उन्होंने कहा कि जो है DG ISPR की उस ट्वीट के बारे में जो कि इलेक्शन के बाद उन्होंने की गई, उसको जो है हतमी समझा जा सकता है। अफ़वाज पाकिस्तान को आम इंतखाबात सिक्योरिटी इंतज़ामात के लिए बुलाया गया था, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है अगर कोई ऐसी आर्मी की तरफ से थी मदाखलत तो उसको रिपोर्ट कर सकता था, जो रिपोर्ट नहीं की गई। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त मुल्क दुश्मन बैरूनी क़ुव्वत अफ़वाज पाकिस्तान पर ख़ित्ते में इंतहा पसंदों की मावनत का इल्ज़ाम आयद कर रही हैं, जो कि झूठा है बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर इंतहा पसंदियों की तंजीमों से मुताल्लिक़ झूठे बयानिए को ये फ़ैसला तक़वियत दे रहा है। ख़ासी तशवीशनाक ये जो है उनका एतराज़ है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हज़ारों मासूम शहरी और फ़ौजी जवानों ने जान के नजराने पेश किए और सिक्योरिटी में बेहतरी आई है। और उन्होंने ये भी फाइनली आखिर में ये कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के साथ साथ तमाम सियासी जमातों, पार्लियामेंट और शहरियों की मावनत से अच्छे नताइज आए
और उन्हें कहा कि नज़रसानी अगर ना की गई इस पटिशन में तो भारत समेत मुल्क दुश्मन अनासर को झूठा प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलेगा। असगर खान और फैज़ाबाद धरने में बहुत फ़र्क है, ये भी मौक़िफ़ लिया गया वज़ारत दिफ़ा ने। सर जी ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये फ़ैसला फरवरी में आया, 6 फरवरी को आया। पिटीशन अप्रैल में दायर हुई है जी, तो कानूनी पोजीशन क्या है कि फ़ैसले के कितने दिन बाद पिटीशन नज़रसानी के लिए? सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकती है, वरना इनफ्रक्चुअस हो जाती है या वो तस्लीम नहीं की जाती। फिर भी रजिस्ट्रार साहब की मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 18 अप्रैल तक आप लोग पटिशन्स ले आएँ तो हम उनको देख लेते हैं। अच्छा, वज़ारत दिफ़ा की जो दरख्वास्त के पॉइंट्स आपने पढ़े जी, उसमें बाज़ जुमले मुझे इंतहाई सीरियस लगे फ़ैसले के हिसाब से। मसलन ये कि अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में ये कहा जा रहा है कि फ़ैसला बग़ैर किसी ठोस शवाहिद के किया गया। जी, ये बड़ा सख्त जुमला है, जबकि एक फ़ैसला आ चुका है। फिर कहा गया इल्ज़ामात बेबुनियाद है, यानी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने बेबुनियाद इल्ज़ाम की बुनियाद पे कोई फ़ैसला किया, विच इज़ अगेन अ सीरियस थिंग। बिल्कुल। फिर ये कि ये फ़ैसला अखबारी ख़बरों और मफरूज़ों की बुनियाद पे किया गया। मतलब ऐसी ज़बान जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में मेरे लिए कम देखने को नहीं है। अच्छा, फिर भारत समेत मुल्क दुश्मन अनासिर को झूठा प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलेगा अगर नज़रसानी नहीं हुई। फ़र्ज़ करें कि नज़रसानी नहीं होती तो क्या इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली भारत के जो बयानिया है या मुल्क दुश्मन अनासिर का बयानिया है उसको तक़वियत देने में हिस्सेदार है? ये एक इंतहाई सीरियस जो है दरख्वास्त में है ना चीज़ें। बिल्कुल। ये वक्फे आया है, ले लेते, उसके बाद 2-3 सवाल और हैं मेरे। बिल्कुल, एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया फरवरी में फैज़ाबाद धरने के हिसाब में, उसमें जिन जिन के नाम लिए गए हैं अब उन्होंने कहा है कि भाई साहब हमारे नाम निकाल दें। शेख रशीद ने कहा है कि उनकी शोहरत ज़िंदगी भर के लिए दागदार हो जाएगी अगर उनका नाम नहीं निकाला जाता। इसकी तरदीद नहीं कर रहे कि उन्होंने वहाँ जाके फैज़ाबाद धरने में तकरीर की, उसकी नहीं कर रहे। MQM का नाम नहीं लिया गया, पूरी एक दफ़ा लिया गया। 12 मई का जहाँ जहाँ जिक्र हुआ है उन्होंने नाम लिए बगैर जो है जिक्र किया है, लेकिन MQM को भी रिजर्वेशन है। एक मिनट में क्लियर कर दूं, MQM का सिर्फ ये इतनी यहाँ मेंशन हुआ है कि वो उस वक्त मुशर्रफ के साथ दे रहे थे और उनके सरबराह भी साथ दे रहे थे। ये कहीं नहीं कहा कि कत्लो गारत की है। PTI के धरने का जो है जिक्र है, जाहिर धरना हुआ, वो एक पैटर्न बना रहे थे। अच्छा, ये सब चीजें हैं। मैं आ रहा हूँ कंक्लूजन पे। ये सारी चीजें करने के बाद जज साहब कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं? एहतिजाज करना कानूनी हक़ है, लेकिन सड़कों पर शहरियों की आमदोरफ्त रोकने के लिए रुकावट डालना और अमलाक को तबाह करना या नुकसान पहुँचाने वालों का कानून के मुताबिक मुहासबा होना चाहिए। अब इसमें किसका वह इस्तेहकाक मजरू हुआ है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन PTI चाहे तो अपनी तरफ इसे मोड़ सकती है, MQM मोड़ सकती है, अवामी मुस्लिम लीग मोड़ सकती है, ठीक है। जहाँ तक इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और फ़ौज के बारे में है तो कंक्लूजन में ये कहा गया है कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ISI, IB, MI उनके नाम लिए गए और ISPR अपनी तयशुदा हदूद से तजावुज़ ना करें। ये इदारे आज़ादी इजहार को महदूद नहीं कर सकते और ना ही उनको मीडिया के मामलात बशमूल अखबारात की तकसीम में मुदाखलत का हक़ हासिल है। अब ये जो है इसमें कौन सी बात जो है कि नहीं। अच्छा, एक और सवाल है मेरे पास। एक मिनट मुझे मुकम्मल कर लेते। फिर उन्होंने ये कहा है कि आईन वाज़े तौर पर मुसल्लह अफवाज के अरकान को किसी सियासी जमात, धड़े या सियासतदान की हिमायत समेत हर तरह की सियासी सरगर्मी में शामिल होने से मना करता है। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत दफ़ा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को हिदायत की जाती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मोराल डाउन हो रहा है, वज़ारत दिफ़ा का ये कहना है। यार, ये मोराल की कहानी बहुत पुरानी है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आज तक ऑफिशियली इसलिए नहीं आई कि भुट्टो साहब से कहा गया था कि मोराल डाउन हो सकता है।
एबटाबाद कमीशन मोराल डाउन हो सकता है, ज़ाहिर है वो रिपोर्ट नहीं आई है। अच्छा, अब अगर इसकी समाअत होती है नज़र सानी की दरख्वास्त की इन फरीकों की तरफ से, ज़ाहिर है वो कला में बहस होगी एक एक शिक को लेके, उससे जो प्रेस में और मीडिया में तफसील आएगी ये उसका क्या होगा, उससे जो आगे ये गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का नुकसान क्या फायदा है, किसे पहुंचेगा? अच्छा, एक और मैं एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, इस फैसले में फैसला क्या है? ये जो एंड में जो आपने कंक्लूजन पढ़ी है, ठीक है, ये जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं। हाँ, आपको ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, और आप एक आर्ग्यूमेंट बना सकते हो, काफी एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं कि इन बातों का फैजाबाद धरने से कोई डायरेक्ट ताल्लुक भी नहीं है कि जी आपको अपने हदूद में रहना चाहिए, बिल्कुल हदूद में रहना चाहिए। हाँ। ये तो किसी अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस में भी आप डाल दें तो बात तो सही है, लेकिन उसके साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, पहला सवाल ये कि ये फैसले में कोई फैसला है ही नहीं। इट इज रियली जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन है, और ये कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये है, आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब अगर ये मोराल डाउन हो रहा है और अगर मेरा नाम फैसले में आ गया, ज़रार तुम्हारा नाम फैसले में आ गया और हमें एतराज़ है और हम ये नहीं बता रहे कि हमने ये काम नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आइंदा जजों को ये करना चाहिए कि जो भी मुल्जिम हैं या जिनके लिए भी फैसला आ रहा है उन्हें सादा कागज़ पकड़ा दें कि भैया अपने अपने जो है ऑब्जर्वेशन लिख दो, मैं इसे फैसले में शामिल कर लेता हूं, ताकि तुम्हारा मोराल भी कायम रहे और ये है कि तुम सब खुश हो जाओ। जी बशर नहीं, देखिए इसमें जो है ना जो अलग अलग फैसले में लिखी गई है ना, इन्होंने जो लिखे ISI से हमने पूछा कि भाई आपका मैंडेट क्या है, तो उन्होंने एक सील्ड एनवेलप में दिया, उन्होंने कहा हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि सारे उसमें जो कोर्ट ने असल में जो लिंक जोड़ा है, उन्होंने कहा असगर खान केस में प्रूव हो गया था ISI की इन्वॉल्वमेंट और पॉलिटिक्स में जो इनकी इंटरफेरेंस थी और वो वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा मगर जब TLP के धरने में कैश बांटा जाएगा यूनिफॉर्म में लोगों के साथ मौजूद, तो ये तासुर जो है ये बढ़ेगा। अच्छा, अब बढ़ने की बात हुई ना यार, तो मुझे एक बात बताएं, हमारा अटेंशन स्पैन क्या है मीडिया का या मुल्क का या दुनिया का? एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता? हाँ। कब आई थी फैसला? 6 फरवरी को। दोबारा इसको जगाना मतलब है कि आ बैल मुझे मार। हाँ। मैं चाहता हूं कि आप इस पर मजीद डिबेट करें। हाँ। क्यों? ये मुझे बस इतना सवाल है, मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्यों? जवाब है किसी के पास? हाँ, क्या है? तीर और शहतीर की मिसाल। हाँ, ये भाई मैं क्या करूं? उड़ता तीर क्या करें? हाँ। फरवरी में फैसला आया है, समझ में हो सकता है अप्रैल में आया हो, ये भी हो सकता है। उसके बाद जिप कर लो ना या खामोश रह जाओ। That's all. लेकिन सवाल है क्यों? वो हम ही क्या जो खामोश हो जाएं, बस, है ना? शो को भी खामोश करने का वक्त आ गया है। कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।